देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के विधायकों की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम मोदी, अमित शाह, रघुवर दास और पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। 5 साल तक यूपी जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद पीएम के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस नई सरकार के गठबंधन के लिए विधायक दल का नेता मुझे चुना गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब कोई सीएम 5 साल तक काम के बाद पार्टी की तरफ से सत्ता में आ जाए। पहले आम चुनाव से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ है। यह पीएम मोदी के मार्गदर्शन से संभव हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सहपर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मान के प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। सीएम ने ट्वीट करते हुए बताया था कि उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा था। कि जो पंजाब है ये देश की आज़ादी में भी और आज़ादी को कायम रखने में भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि कई बार कोशिशें कर चुके हैं देश के दुश्मन कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन पंजाब की जो सोशल बॉन्डिंग है पंजाब के लोगों की वो बहुत स्ट्रांग है। भाईचारक सांझ, अमन शांति लोग चाहते हैं और उसको बना के रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव लाओगे देश की सिक्योरिटी के लिए तो हम आपका सहयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने बोली कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही ख़राब है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी की तरफ से नई सरकार बनी है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। राघव चड्ढा दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक बने थे।
उन्होंने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। अब राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद बनेंगे। चड्ढा की उम्र महज 33 साल है। इसी लिहाज से वे औपचारिक तौर पर चुने जाने के बाद राज्यसभा में सबसे छोटी उम्र के सांसद होंगे। इस्तीफे के बाद चड्ढा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं दिल्ली विधानसभा में अपना इस्तीफा देने आया था। बहुत सत्कार, बड़ा प्यार सभी सदस्यों ने, सभी कॉलीग्स ने, यहाँ तक कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी अपनी जेब से अपना पेन निकालकर मुझे भेंट दी, तोहफा दिया और स्पीकर साहब ने सम्मान दिया। मेरे बड़े भाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने गले लगाया, तो एक बहुत भावुक क्षण था। ऐसा मुझे लगता है कि अभी कल ही की बात हो कि मैं सुबह नहा धोकर तैयार होकर माँ का आशीर्वाद लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेक कर पहली बार इस सदन में आया था और आज इस सदन से एक प्रकार से विदाई ले रहा हूँ। लेकिन विदाई लोगों से नहीं, केवल मैं सदन की सदस्यता से। लोगों के बीच रहकर सदैव काम करेंगे। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा, मैं उनका दास बन के अपनी विधानसभा के लोगों का, दिल्ली के लोगों की सदैव सेवा करता रहूंगा और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं सदन में भी कहा, आज आपके सामने भी कहता हूं कि सदन जरूर बदला है, लेकिन संघर्ष वही है, सेवा वही है, सेवा भाव वही है और हम उसी समर्पण भाव से काम करते रहेंगे। कई सारे मुद्दे हैं उठाने वाले, एग्रीकल्चरल इश्यूज से लेकर पावर इश्यूज से लेकर फाइनेंशियल इश्यूज तक सारी चीजें। पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम पिछले करीब 1.5-2 साल से क्लोजली वॉच कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उन सारे मुद्दों की पंजाब के लोगों की आवाज बनकर सदन में गूंजने की कोशिश करेंगे और देश के लोगों की आवाज बनकर सदन में उन कानों तक। वहीं दिल्ली विधानसभा में आज आरएसएस के नाम पर हंगामा हुआ। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर नारेबाजी शुरू हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष आरएसएस हाय हाय के नारे लगा रहा था, जबकि भाजपा विधायक टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते रहे। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि मालवीय नगर के पार्क में आरएसएस के लोग तिरंगा नहीं फहराने दे रहे। माननीय विधायक सोमनाथ भारती जी ने जो मुद्दा उठाया, ये बहुत गंभीर है। पूरे देश की गरिमा के लिए, हमारे आन बान शान के लिए, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के लिए बहुत गंभीर मसला है। दिल्ली सरकार ने ये तय किया, आजादी के 75वें वर्ष में पूरे 500 तिरंगे लहराएंगे और उसका मकसद ये था, मैंने खुद इस सदन में अनाउंस किया था पिछले बजट में, कि दिल्ली का, देश का कोई भी नागरिक दिल्ली के किसी भी कोने से निकले, 2-3 किलोमीटर भी जाए तो उसके मन में जैसे हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा होता है, उससे देशभक्ति की हिलोरे लहराएं। इस मकसद के साथ तिरंगे लगाना शुरू किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद सिर्फ इसलिए कि वहां कोई वो अपना किसी का झंडा लहराता है, अगर वो वहां उस तिरंगे को लगाने से मना कर रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा गद्दारी कुछ नहीं हो सकती है। मुझे तो लगता है जो भी ये कर रहा है, जो भी ये कर रहा है, तिरंगे के आपको अधिकार है, वो गलत है। तिरंगे को लगने से रोकने के लिए जो भी कर रहा है, जिस कारण से भी कर रहा है, इस तिरंगे को लोगों ने अपने खून से सींचा है। कल ही हमने शहीदी दिवस मनाया है। जिन 3 लोगों की बात हमने यहाँ की, अपने खून से सींच के ये तिरंगा बनाया है। आज इस देश में तिरंगा लगाने पे दिक्कत हो रही है लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात पर शर्म महसूस कर रही है कि खुल के कह दे कि तिरंगा लगाओ, हम खड़े हैं साथ में, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा विरोध। आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद खड़े होकर कह रहा है कि दिल्ली में तिरंगा नहीं लगना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि यह सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह देश का मुद्दा है। कल पीएम ने भी इस मुद्दे पर खेद जताया। यह बदले में की गई घटना है, यह देश के लिए चिंता का विषय है। जो विजुअल्स टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके बीरभूम मैसेकर, जो बंगाल में ये हत्याएं हुई हैं, उसने झकझोर कर रख दिया है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हर दिल को। ये जो तस्वीरें हैं, मैंने सेंसिटिविटी रख के वीडियो दिखाया नहीं,
न्यूज में ये वीडियोस चल रही हैं, गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बच्चों और महिलाओं की है। सोच के देखिए, दे आर नॉट जस्ट डेड बॉडीज, दिस इज ह्यूमैनिटी डेड। ये अमानवीयता, ये मानवता की हत्या, ये जिस प्रकार से बंगाल के अंदर 8 लोगों को, 6 महिला और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला करके भून दिया गया, दे वर चार्ज टू डेथ। यह पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। यह विषय केवल बंगाल का नहीं है। दिस इश्यू डज नॉट परटेन ओनली टू बंगाल, दिस इश्यू परटेन्स टू ह्यूमैनिटी, दिस इश्यू परटेन्स टू होल ऑफ इंडिया। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया है। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय में चिंता व्यक्त किया है, आज पूरा हिंदुस्तान उस विषय को लेकर चिंतित है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। दीज आर रिवेंज किलिंग्स। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। आगामी नगर निगम चुनाव और फिर हिमाचल प्रदेश के आम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार मंथन और बैठकें कर रही है। हिमाचल में मिशन रिपीट पर बीजेपी ने मंथन किया। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए कहा कि हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है, जिसके लिए इस महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया गया। 6 अप्रैल जब हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हम महासंपर्क अभियान और पदयात्रा का कार्यक्रम प्रदेश के 7,792 बूथों के ऊपर शुरू कर रहे हैं। और एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर घर तक दस्तक देंगे और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उसको लेकर हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न उनके जयंती के अवसर पर हमारा एक भव्य कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में हर मंडल में 2-3 स्थानों के ऊपर होगा। और उसमें भी जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण का कार्यक्रम, साथ ही साथ सहभोज का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर के तले होगा, लेकिन पूरी पार्टी उसमें सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को करेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में हम जो है जहां महासंपर्क अभियान कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे ग्राम केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन, हमारे त्रिदेवों के सम्मेलन, पन्ना समितियों के सम्मेलन, पंच परमेश्वर के सम्मेलन, लाभार्थियों के सम्मेलन और उसके बाद बहुत सारी हमारी कार्यशालाएं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 26 मार्च को सोलन जिले के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर हमारे संवाददाता अनवर हुसैन ने सोलन डीसी कृतिका कुलहरी से खास बातचीत की और सीएम के दौरे की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जाना। न्यूज हमारे साथ हैं जिला सोलन के डीसी मैडम कृतिका कुलहरी जी। मैम, स्वागत है आपका ENV न्यूज में। थैंक यू। जैसा कि मैम 26 को सीएम साहब का दौरा है, तो उनको लेके आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है मैम? कहाँ उनका प्रोग्राम है? 26 को अभी जो टेंटेटिव प्रोग्राम है वो यही है कि साहब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आएंगे। 2-3 स्पॉट्स पे हम उन्हें ले जाएंगे जहां वो पर्सनली इनॉग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद जनसभा के बाद में फिर सर की रवानगी होगी। मैडम, कहाँ कोई उद्घाटन वगैरह की है? उद्घाटन वगैरह अभी हमारे पास 40 से 45 कामों की लिस्ट है, जो कि 100 से 200 करोड़ के बीच का सारा प्रोग्राम बनेगा। तो वो सारे उद्घाटन और जी वो भी इसमें कवर किया जाएगा।
तो कितने बजे का उनका होने का? अभी टाइम देखिए, वो तो सीएम ऑफिस जब फाइनलाइज करके देता है उसी के बाद फाइनल होता है। टेंटेटिव सुबह 11 बजे के आसपास का है। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल के कांगड़ा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने टीबी डे पर कहा कि पिछले आंकड़ों में यह पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान इतनी मौतें नहीं हुई जितनी टीबी संक्रमण के कारण लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुप्ता ने कहा कि टीबी एक क्रोनिक बीमारी है और एनटीपी कार्यक्रम के तहत इस बीमारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। ये एक क्रोनिक बीमारी है और इसमें जो जितना संक्रमण दर है और साथ में इसकी वजह से जो मौतें होती हैं, जो पिछले साल के आंकड़े में ये पाया गया कि टीबी की वजह से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई कोविड के मुकाबले। हालांकि कोविड का दौर था, फिर भी टीबी के साथ जो मॉर्टेलिटी हुई ज़्यादा हुई। सरकार नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीपी के अंतर्गत हम भारी भरकम प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए और हमें जनता का सहयोग मिला है, आपका सहयोग मिला है। आज वर्ल्ड टीबी डे है। आज भारत सरकार द्वारा जो है वो सेट फार्मूला के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स की, स्टेट्स की परफॉर्मेंस जज की गई और हिमाचल को 50 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स कैटेगरी में लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जिला कांगड़ा को जो सब नेशनल सर्टिफिकेशन थी उसके अंतर्गत सिल्वर मेडल के लिए उपयुक्त पाया गया। वहीं हिमाचल के बद्दी नालागढ़ 4 लाइन के काम को गति देने के लिए प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आ गया है। इसकी जानकारी नालागढ़ के तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने देते हुए बताया कि 4 लाइन में आने वाली भूमि को खाली करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। मालिकों को सरकार राशि का भुगतान करेगी और जिन भूमि मालिकों ने अभी तक अपने भवनों को नहीं तोड़ा उन पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। रोड पे मकान टूटेंगे जो कहाँ से कहाँ तक है सर आज? बद्दी से जो हमारा नालागढ़ का जो पैच है उसमें हमने जो है जो एनएच का जो काम चला है उसमें जो हमने जो पेमेंट्स जो है सभी को कर दी है। मैक्सिमम 90% पेमेंट हो चुकी है। तो जिन लोगों को पेमेंट होगी है उनको हमने लगभग 2 से 3 बार हमने उनको बता भी दिया है खाली करने के लिए। तो जो नहीं खाली हुई है आज हमने जो है जेसीबी से। सर जैसे इंडस्ट्री में आप खड़े हैं, जी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम सीख किया है कि जैसे इनकी 1 खसर नंबर की पेमेंट हो चुकी है, 2 की बची है, तो जिसकी पेमेंट हो चुकी है उसमें जो है ये अपना वर्क जो है कल से स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल को जमानत मिल गई। गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें प्रतापगढ़ जिला कारागार की बैरक नंबर 11 में रखा गया था। अदालत ने मंगलवार को इस सजा पर फैसला सुरक्षित करते हुए अक्षय प्रताप को जेल भेज दिया था। फिर बुधवार को सजा के लिए सुनवाई के दौरान अक्षय को जेल से कोर्ट लाया गया। सजा सुनाए जाने पर उन्हें जेल पहुंचा दिया गया था और दूसरे ही रोज उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के लिए जमानत की कोई योग्यता नहीं है। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अभी तक ऑर्डर की कॉपी तो आई नहीं है, तो जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती है तब तक कुछ भी कहना कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। तो एक बार ऑर्डर आ जाए तो उसको देख करके ही बता सकते हैं कि क्या कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट में, ओपन कोर्ट में क्या कुछ कहा गया आज? ओपन कोर्ट में तो कोर्ट ने सिर्फ एक ही लाइन में ऑर्डर प्रोनाउंस किया कि बेल डिसमिस और ऑर्डर की कॉपी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। सर ये उमर खालिद का इस पूरे मामले में आपके हिसाब से प्रेमा फसाई क्या रोल है? उमर खालिद का रोल वही है जो कि 9/11 में कॉन्स्पिरेटर्स का था,
जो कि बाहर बैठ करके कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, अपने ग्राउंड लेवल वर्कर्स को अलग अलग जगह भेज रहे थे और एंड में हरियाणा के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बहुत ही जल्द हॉकी का नया एस्ट्रो टर्फ लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 9 करोड़ रुपए अनुमानित लागत तय की है। वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष में इस कार्य को शुरू किया जाएगा। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में हॉकी एस्ट्रो टर्फ के अलावा जिला मेवात में सरकार खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है। जिला मेवात में पंचायतों या संस्थानों की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहां मल्टी गेम्स के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए मैदान तैयार किए जाएंगे ताकि इन पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बीरभूम में रामपुर हाट पहुंची। यहां बीरभूम नरसंहार के वे पीड़ितों से मिली। इस दौरान ममता बनर्जी को देखकर पीड़ित परिवार खुद को नहीं रोक पाए। कोई ममता बनर्जी के पांव से लिपटकर रोया तो कोई सहारा लेकर अपने दुख को बयां करता नजर आया। हर कोई ममता को अपना दुख बताना चाहता था। रो रो कर लोग इंसाफ मांग रहे थे, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा मांग रहे थे। ममता बनर्जी को देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई अपनी बात को कहना चाहता था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा को लेकर बवाल जारी है। हाल ही में इस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह बयान दिया। उन्होंने बीरभूम हत्याकांड को एक शर्मनाक घटना करार दिया। बीरभूम घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रिएक्शन देते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को इस तरह से जिंदा जलाना बेहद ही दर्दनाक होता है। Please look at my videos, look at my Twitter, look at my letter to the Chief Minister. You will know all about it. This is a shameful event. This is indelible scare on governance and democracy. This will put our head to shame. Remember, Kavi Guru Rabindranath Tagore, what did he say? Where the mind is without fear, head is held high. And what do we have today? Mind is full of fear. Burning of people alive in democracy in this manner is very painful, very shameful. I appeal to the government. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समारोह है और अखिलेश यादव और आजम खां को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के मामले पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रतिक्रिया दी। जी का स्वागत है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रदेश की जनता एकजुट हुई, योगी जी के नेतृत्व में एकजुट हुई और फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसका कल शपथ ग्रहण समारोह है। अभी आप सदन के लिए जा रहे हैं, कल आप भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? हाँ, बिल्कुल शामिल होंगे। अभी सदन जा रहे हैं, चूँकि व्हिप जारी है इसलिए सदन जा रहा हूँ और कल आकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। ये डर की वजह से दे दिया क्योंकि जनता ने वहाँ नकार दिया इनको, और इसीलिए इन लोगों ने विधानसभा को चुनने का काम किया है, लोकसभा से इस्तीफा दिया है क्योंकि 2024 में ये वहाँ निश्चित तरीके से हार जाते। तो ये इनकी जो इस्तीफा देने का है वो एक डर है। जनता ने इनको नकार देने का काम किया, इनकी नीतियों को नकार देने का काम किया, इनके घोषणा पत्र पर भी विश्वास करने का काम नहीं किया क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने जनता के लिए। शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनावों के परिणामों के मद्देनजर पार्टी की कार्यशैली, पार्टी की सैद्धांतिक परंपराओं, पार्टी की नीतियों में बड़े बदलाव करने और ग्रामीण स्तर तक पार्टी को नए सिरे से खड़े करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। अकाली दल ने जिहड़ा
पिछले दिनों तो मंथन शुरू किया, जिहदे तहत कोर कमेटी दियां कैंਡੀਡੇਟਸ दियां जिला जथेदार दियां SGPC मैंबरां दियां जिला प्रधान दे यूथ दे SY ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ अपनी कोर कमेटी को रिपोर्ट देगी तो बड़े फैसले बढ़िया तब्दीलियां जड़ी हैं। और इसी के साथ ही देश के बाद में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।